Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta and today we are going to cover S block elements in one shot. So हम comparison में ही करेंगे बेटा. So पहले हम atomic properties करेंगे group 1, group 2 की. Then we are going to talk about physical properties and then we are going to talk about chemical properties. So अगर हम S block elements को define करें कि क्या होते हैं, तो S block elements बेटा वो elements हैं S block elements are those जिनमें last electron enters into S subshell. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है बेटा? S सबशेल के अंदर. अब S सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है. S सबशेल में एक ही S का ऑर्बिटल होता है. एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से S ब्लॉक के अंदर बेटा कितने ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं? 2 ही ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. S ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट. कौन कौन से 2 ग्रुप्स होते हैं? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. सो S ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं क्योंकि S सबशेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑर्बिटल होता है. एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, या तो 1 या फिर 2, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं. और इसीलिए S ब्लॉक के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. तो अगर हम S ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बेटा ये होता है NS1 से लेकर 2. क्या होता है आपका NS1 से लेकर 2? N की वैल्यू जो N होता है वो आपका सेकेंड पीरियड से लेकर 7th पीरियड तक होता है. हाइड्रोजन S ब्लॉक में नहीं कंसिडर होता, उसको हमने अलग ही पोजीशन दे रखी है सेंटर में टेबल के. इसके अलावा हीलियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जा रहा होता है 1s2, बट अगेन हीलियम को हम S ब्लॉक में नहीं रखते हैं क्योंकि वो नोबल गैस है, तो उसको ग्रुप 18 में P ब्लॉक के अंदर रखा जाता है. सो यहां पर जो N की वैल्यू है वो आपकी कहां से कहां तक है बेटा? सेकेंड से 7th पीरियड तक वैल्यू होती है. अब S ब्लॉक में हमने कहा बेटा 2 ग्रुप्स हैं. पहला आपका ग्रुप 1, जिसको क्या बुलाया जाता है? एल्कली मेटल्स. क्या बुलाया जाता है? एल्कली मेटल्स. और हो गया बेटा जी ग्रुप 2, जिसको क्या बुलाया जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एक्सेप्शन अभी आएगा. पहले ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लिखते हैं. यहां पर आता है बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम. याद करने का गाना, लीना की रब से फरियाद या फिर लीना की रूबी से फ्रेंडशिप. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम हो गया. ठीक है. एटॉमिक नंबर 3 में 8 जोड़ दो 11, फिर 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 19. 19 में 18 जोड़ दे बेटा 37, और 18 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 55. और 18 जोड़ो 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 87. ठीक है. 8 8 18 18 32. ग्रुप 2 में बात करें तो ग्रुप 2 में एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम सेकेंड पीरियड में, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. याद करने का गाना, बेटा मांगे कार स्कूटर या कार सेंट्रो, जो तुमको मांगना हो. बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी. ठीक है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम. सो ग्रुप 2 को बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बुलाया जाता है एक्सेप्ट बेरिलियम. ये नाम क्यों रखे गए अभी बता रही हूं. एटॉमिक नंबर बेटा इसका 3 है तो इसका 4 होगा. नेक्स्ट ही है 12, 20, 38, 55 से हो जाएगा 56,
है ना, वरना आप यहाँ पर जोड़ सकते हो 18 तो 56, 32 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा NS1, N2 से लेकर 7 तक होगा। तो यहां पर हो जाएगा 1s2, 2s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। यहां पर आउटर हो जाएगा बेटा NS2, जहां पर n की वैल्यू 2 से लेकर 7 तक है। तो बेरिलियम होता है 1s2, 2s2, आउटर मोस्ट 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ग्रुप 2 में बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो मेटल ऑक्साइड्स होती है, ग्रुप 1 की जो मेटल ऑक्साइड होती है वो पानी में सल्यूबल होती है, और जब वो पानी में सल्यूबल होती है तो वो जो सोल्यूशन बनाते हैं वो वाटर सल्यूबल सोल्यूशन होते हैं, यानी इनके जो बेस होते हैं वो पानी में सल्यूबल होते हैं, इसीलिए हम इनको अल्कली, अल्कली का मतलब ये होता है बेटा वाटर सॉल्यूबल बेसिस। तो जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड या सोडियम पर ऑक्साइड जो भी बनता है यहाँ पर, वो बाद में बताऊंगी। सो इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो NaOH इज अ वाटर सोल्यूबल बेस, तो अल्कली मिलते हैं, इसीलिए इस ग्रुप को अल्कली मेटल्स बुलाते हैं। ठीक है, फ्रांशियम बेटा रेडियो एक्टिव होता है, ऐसे यहाँ पर रेडियम जो होता है वो आपका कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बुलाया जाता है, ये भी इनकी भी जो मेटल ऑक्साइड होती है पानी में डिसॉल्व होती है, बेसिक सोल्यूशन देती है, अल्कलाइन सोल्यूशन देती है। इसके अलावा ग्रुप 2 की जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो आपको अर्थ क्रस्ट में मिलती हैं, इसीलिए इनको अल्कलाइन, अल्कलाइन बिकॉज इनकी भी मेटल ऑक्साइड बेसिक सोल्यूशन देती है, अल्कलाइन देती है, और अर्थ में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बुलाया जाता है, एक्सेप्ट बेरिलियम। वाई, बिकॉज जो बेरिलियम की ऑक्साइड होती है बेटा वो अल्कलाइन बेसिक नहीं होती है, वो कैसी होती है, एम्फोटेरिक होती है। कैसी होती है, एम्फोटेरिक होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रुप 2 के अंदर कौन से एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कंसिडर करा जाता, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, बेरिलियम। सबकी मेटल ऑक्साइड अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाती है, पर बेरिलियम की ऑक्साइड कैसी होती है, एम्फोटेरिक होती है। ये दोनों बिहेवियर शो करती है, एसिडिक भी और बेसिक भी। यहां तक नोट करें। चलिए, सो अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 का अगर हमें लिखना है, ठीक है, चलिए। सो ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, N की वैल्यू 2 से लेकर 7 तक थी, और उससे पहले बेटा आपकी नोबल गैस होती है। क्या होती है, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे हीलियम हो गया आपका 1s2 2s1, या फिर क्या हो जाएगा बेटा हीलियम 2s1। सोडियम हो गया आपका 1s2 2s2 2p6 3s1, या फिर यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा नियॉन 10 3s1। पोटाशियम का हो जाएगा बेटा नियॉन के नेक्स्ट हीलियम नियॉन, यहां पर आ गया आर्गन 4s1। आर्गन के बाद आ जाता है बेटा आपका नोबल गैस क्रिप्टन 5s1। क्रिप्टन के बाद आ जाता है बेटा जेनॉन 6s1, और यहां आ जाएगा रेडॉन 7s1। ठीक है, तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहीं पर बेटा ग्रुप 2 का फटाफट से लिख दो। ये हमने लिख लिया ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 का फटाफट से खुद से लिख सकते हैं। ग्रुप 2 में एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए थे बेटा, लिथियम
की जगह यहां पर क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम हो गया। 3 की बजाय यहां 4, 12, 20, 38 में 18 जोड़ा 56 और फिर 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 88। NS2 यहां पर N की वैल्यू 227, अगेन इससे पहले नोबल गैस होगा तो ये हो जाएगा हीलियम 2s2, यहां पर हो जाएगा नियॉन 3s2, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, यहां 10 हो जाता है। आर्गन 18 4s2, क्रिप्टन 36 5s2, xenon 54 6s2 and radon 86 7s2। सो ग्रुप 1 का हो गया, वो ग्रुप 2 का हो गया। ग्रुप 1 के अंदर बेटा सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, और ग्रुप 2 के अंदर सारे एलिमेंट्स में बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2 होते हैं। बात क्लियर है? ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं, ग्रुप 2 एलिमेंट जरूर है पर अल्कलाइन अर्थ मेटल उसको नहीं बुलाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बेटा एटॉमिक प्रॉपर्टीज की, तो मैं एक साथ करा रही हूं। फ्रांशियम वैसे रेडियो एक्टिव होता है, और ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे बेटा, डाउन द ग्रुप, चाहे मैं ग्रुप 1 में जाऊं चाहे मैं ग्रुप 2 में जाऊं, हम पहले डाउन द ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सॉरी। सो डाउन द ग्रुप चाहे ग्रुप 1 में जाएं चाहे ग्रुप 2 में जाएं बेटा, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी कौन सी लिख रही हूं मैं, डाउन द ग्रुप की। डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज क्या करता जाता है, इंक्रीज। एटॉमिक रेडियाई क्या करता जाएगा बेटा, इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप 1 जाओगे साइज बढ़ेगा, ग्रुप 2 भी जाओगे तो साइज क्या करेगा, बढ़ेगा। इसके अलावा बेटा डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियाई भी बढ़ता जाएगा, Li प्लस से Na प्लस का ज्यादा, K प्लस का उससे ज्यादा, Rb प्लस का उससे ज्यादा, सीजियम प्लस का उससे ज्यादा। ऐसे ही ग्रुप 2 में बेटा बेरिलियम 2 प्लस का साइज सबसे छोटा उससे ज्यादा, Mg2 प्लस, फिर कैल्शियम 2 प्लस, फिर स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस, फिर बेरियम 2 प्लस। इस तरह से तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, आयनिक साइज भी बढ़ता जाता है। साइज बढ़ रहा है तो बेटा डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती जाती है आपकी, डिक्रीज करती जाती है। डाउन द ग्रुप 1 भी जाओगे तो भी आयनाइजेशन घटता है, ग्रुप 2 भी जाओगे तो भी डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती जाती है बेटा, डिक्रीज करती जाती है। हाइड्रेशन एनर्जी, भी क्या करती जाती है बेटा, डिक्रीज करती जाती है। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है, उसका ऑर्डर देख रहे हैं हम। बोलते हैं स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। स्मॉलर द साइज ऑफ आयन मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हम बेटा ग्रुप 1 में हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखे तो सबसे ज्यादा बेटा Li प्लस का होगा, जल्दी बोलो यार, Li प्लस का साइज सबसे छोटा होगा, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी। फिर Na प्लस, फिर K प्लस, फिर Rb प्लस और फिर सीजियम प्लस। और ग्रुप 2 में अगर आए
तो बेटा बेरिलियम 2+ का साइज सबसे छोटा, अभी मैं 1 और 2 को कंपेयर नहीं कर रही हूं, अभी हम डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं. स्मॉलर द साइज मोर इज द हाइड्रेशन. मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रॉन्शियम 2+ एंड बेरियम 2+. हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या करती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि आयन का साइज बढ़ता जाता है, हाइड्रेशन कम होता जाता है. अब हाइड्रेशन एनर्जी के ऑर्डर के अलावा बेटा जो यहां पर सवाल आता है, वो सवाल आता है आपका आयनिक मोबिलिटी का. किसका आता है? आयनिक मोबिलिटी का. सो आयनिक मोबिलिटी 2 फेजेस में पूछी जाती है. इन गैसियस एंड इन एक्वस. तो गैसियस में तो बेटा क्या होता है, जो जितना छोटा होगा उसकी मोबिलिटी उतनी ज्यादा होती है. तो गैसियस में क्या होता है बेटा, Li+ सबसे छोटा आयन होता है, उसकी स्पीड भागने की, चलने की, मोबिलिटी की ज्यादा होती है. तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होती गैसियस फेज में. ठीक है. बात आती है एक्वस फेज के अंदर, कौन सा आयन जल्दी भागेगा, कौन सा आयन तेज भागेगा. तो होता क्या है बेटा, क्योंकि लिथियम प्लस छोटा आयन था, एक्वस फेज में वो हेवीली हाइड्रेटेड था. गैसियस में तो क्या होता है कि इनके आसपास लिथियम प्लस गैसियस है, अकेला है. जो छोटा होगा आयन वो जल्दी भागेगा, जो बड़ा आयन होगा उसको भागने में, चलने में मुश्किलें होंगी. पर हाइड्रेशन की अगर हम बात करें, एक्वस फेज में बात करें, तो पानी आ रहा होता है. लिथियम प्लस की हाइड्रेशन सबसे ज्यादा थी. लिथियम प्लस की ये बेटा सबसे हेवीली हाइड्रेटेड होता है ग्रुप 1 में. अगर ये सबसे हेवीली हाइड्रेटेड है, यानी इसको पानी के मॉलिक्यूल्स ने बहुत ज्यादा सराउंड कर रखा है, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी बेटा एक्वस फेज में, अगर मेरे आसपास या मेरे ऊपर बहुत सारे बैग्स टांग दिए कि बोला ये सारे बैग्स तुझी को उठाने और फिर तेरे को चलना है, तो अगर मेरे पास बहुत सारे बैग्स होंगे तो उस भार में मैं दब जाऊंगी और धीरे धीरे चलूंगी. ठीक है. सीजियम प्लस जो होता है वो लीस्ट हाइड्रेटेड होता है. ये लीस्ट हाइड्रेटेड होने की वजह से ये जल्दी भाग लेता है या जल्दी चल लेता है. तो एक्वस फेज में आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर बेटा उल्टा हो जाता है, या फिर हम इस तरफ साइन लगा सकते हैं. आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस फेज. इन एक्वस फेज. और जो ऊपर वाला करा है हमने वो कौन से फेज का था? गैसियस फेज का. सो एक्वस फेज के अंदर लिथियम प्लस सबसे हेवीली हाइड्रेटेड होता है, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी बेटा सबसे कम होती है. सीजियम प्लस लीस्ट हाइड्रेटेड होता है, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो गया? आयन की घूमने, मूव करने की टेंडेंसी. तो सीजियम प्लस की आयनिक मोबिलिटी क्या होती है बेटा? सबसे ज्यादा होती है. सेम आप ग्रुप 2 पर भी अप्लाई कर सकते हो. तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, आयनिक रेडियाई बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या करती है बेटा? डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. जैसे जैसे आयन का साइज बढ़ता जाता है, हाइड्रेशन उसका क्या होता जाता है? कम होता जाता है. अब कंपैरिजन में करेंगे 1 और 2 को. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को पीरियड में कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. इन अ पीरियड. चलिए सो कंपेयर कर लेते बेटा. इन अ पीरियड जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, जाते हैं तो साइज क्या करता है? डिक्रीज. लेफ्ट टू राइट जब जाओगे डाउन द ग्रुप, चाहे ग्रुप 1 में जाओ चाहे 2 में जाओ बेटा, साइज बढ़ेगा. एटॉमिक भी आयनिक भी. आयनाइजेशन डाउन द ग्रुप घटेगा, हाइड्रेशन भी डाउन द ग्रुप घटेगा. अब मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कंपेयर कर रही हूं लेफ्ट टू राइट जाते हुए, यानी जब हम ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में मूव कर रहे हैं सेम पीरियड में,
मान लो इधर लिथियम है, इधर बेरिलियम है, तो लिथियम से बेरिलियम जाते हुए, या सोडियम और मैग्नीशियम हो गया, तो डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ता है, बट लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं पीरियड के अंदर, अक्रॉस द पीरियड साइज क्या करता है बेटा, घटता है। तो अगर साइज पूछा जाए तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स का ज्यादा होता है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स का साइज क्या होता है, छोटा होता है। साइज अगर घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा। साइज अगर घटेगा तो लेफ्ट टू राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे कि तो आयनाइजेशन एनर्जी वो भी फर्स्ट वाली ग्रुप 1 और 2 में किसकी ज्यादा होती है बेटा, ग्रुप 2 वालों की ज्यादा होती है। और वो क्यों होती है इसको समझेंगे, इसको समझना। लिथियम और बेरिलियम ले लिया, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 1s2 2s2, ठीक है। यहां पर बेटा पहला इलेक्ट्रॉन 2s1 से निकलना है, यहां पर 2s2 से निकलना है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेटा किसकी ज्यादा होगी, लिथियम की या बेरिलियम की, जल्दी सोचो यार। लेफ्ट टू राइट जाने में साइज घट रहा है, बेरिलियम का साइज छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से आयनाइजेशन ज्यादा चाहिए होती है। ऑल्सो बेरिलियम में आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो बेटा 2s के फुली फिल्ड से, इलेक्ट्रॉन वहां पर पेयर है, पेयर को पहले अनपेयर करना पड़ेगा यार। अगर कोई कपल है उसको मैं तोड़ रही हूं, सिंगल बना रही हूं, तो फर्स्ट आयनाइजेशन किसकी ज्यादा होती है, बेरिलियम की ज्यादा होती है, लिथियम की कम होती है। लिथियम में 2s1 से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किलें होती हैं। पर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बेटा, लिथियम की ज्यादा होगी। सेकेंड आयनाइजेशन लिथियम की ज्यादा होगी, बेरिलियम की कम होगी। वाई, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, लिथियम प्लस बना, उसने कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया बेटा, 1s2 नोबल गैस अटेन कर लिया, स्टेबल हो गया है। पर बेरिलियम के केस में क्या हो रहा है, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला 2s2 बर्बाद हुआ, 2s1 ये एक और इलेक्ट्रॉन खोना चाहेगा, 2s1 में से एक और इलेक्ट्रॉन अब निकालना आसान है 1s2 के कंपैरिजन में, 1s इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। सो पहली आयनाइजेशन बेरिलियम की ग्रुप 2 की ज्यादा होती है, पर सेकंड किसकी ज्यादा होती है बेटा, ग्रुप 1 की। सॉरी, चलिए हाइड्रेशन एनर्जी सोचें। लेफ्ट टू राइट बेटा अगर साइज घट रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर जाएगी बेटा जी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ग्रुप 1 आयन की या ग्रुप 2 आयन की, ग्रुप 2 आयन की बेटा हाइड्रेशन ज्यादा होगी। साइज इसके आयन का छोटा है, हाइड्रेशन ज्यादा होगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं लिथियम प्लस और बेरिलियम 2 प्लस, हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बेटा, बेरिलियम 2 प्लस की। Na प्लस से ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, Mg2 प्लस का। K प्लस से ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा बेटा, कैल्शियम 2 प्लस का। तो स्मॉलर दी साइज ऑफ आयन मोर इज दी हाइड्रेशन एनर्जी। तो ग्रुप 2 वाले जो आयन्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, हाइड्रेशन उनकी ग्रुप 1 वालों से क्या होती है, ज्यादा होती है। सो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है, आयनाइजेशन बढ़ता है, हाइड्रेशन भी बढ़ता है। यहां तक नोट करें। चलिए, सो ये बेटा एटॉमिक प्रॉपर्टीज हो गई हैं। कंपैरिजन में कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि हमें फटाफट रिवाइज करना है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं एल्कली मेटल्स की, सो जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं दे आर सिल्वरी वाइट,
इसके अलावा बेटा एल्कली मेटल्स सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम एल्कली मेटल्स में जाते हैं, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है। साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है बेटा, मेटालिक बॉन्ड जो होता है, मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो वीक होती जाती है, और सॉफ्टनेस जो होती है वो इंक्रीज करती जाती है। सो ये ध्यान रखिएगा कि डाउन द ग्रुप सॉफ्टनेस बढ़ने की वजह से पोटेशियम जो होता है दैट इज सॉफ्टर देन सोडियम। हमने किसी जमाने में पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट मेटल होते हैं दैट दे कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। बट अगर सोडियम और पोटेशियम में पूछा जाए तो बेटा पोटेशियम सोडियम से भी ज्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। साइज बड़ा होने की वजह से जो पोटेशियम होता है उसमें मेटालिक बॉन्ड और वीक होता है और सॉफ्टनेस उसकी ज्यादा होती है। इसके अलावा जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। यहीं पे एक पॉइंट याद रखिएगा, जो सीजियम होता है, सीजियम melts when kept on palm. अगेन डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्ड जाते, साइज बढ़ता जाता है, मेटालिक बॉन्ड वीक होता जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता है। और बेटा सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट तो इतना कम होता है कि हम जैसे ही पाम पर रखते हैं ये क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। इसके अलावा डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज करती है, बट एक एक्सेप्शन होता है। पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम इज लेस डेंस देन सोडियम। पोटेशियम इज लेस डेंस देन सोडियम। सो अगर मैं डेंसिटी के ऑर्डर की बात करूं, डेंसिटी के ऑर्डर की, तो बेटा लिथियम, और लिथियम तो इतना हल्का होता है कि हम इसको केरोसिन ऑयल में भी स्टोर नहीं करते, हम इसको पैराफिन वैक्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। लिथियम के बाद सोडियम होना चाहिए, पर सोडियम से ज्यादा हल्का पोटेशियम होता है, यानी पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है, सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, फिर इंक्रीज हो जाती है रुबीडियम और फिर सीजियम। ठीक है। इसके अलावा बेटा सवाल आता है फ्लेम कलरेशन का। सवाल आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा फ्लेम कलरेशन का। यानी अगर हम एल्कली मेटल्स को या इनके सॉल्ट को हीट करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कौन क्या कलर इंपार्ट करता है। कलर कैसे आ रहा होता है बेटा, जब हम हीट करते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होके लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप करता है। एक्साइटेड स्टेट क्योंकि अनस्टेबल होती है तो इलेक्ट्रॉन फॉल बैक करता है ग्राउंड स्टेट में और एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जो भी आपको वेवलेंथ इंपार्ट करता है, जो भी वेवलेंथ एमिट होती है, जो भी रेडिएशन एमिट होती है, वो आपको किस रीजन में दिख रही होती है उस हिसाब से कलर आ रहा होता है। तो लिथियम जो कलर इंपार्ट करता है इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जो लिथियम है बेटा ये कौन सा कलर इंपार्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर, क्रिम्सन रेड। ये कलर्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। सोडियम कौन सा करता है बेटा, येलो या गोल्डन येलो भी बोलते हैं। पोटेशियम कौन सा करता है, वॉयलेट या लाइलैक भी बोलते हैं, LILAC लाइलैक, पर्पल वॉयलेट कलर। रुबीडियम करता है बेटा रेड वॉयलेट। और सीजियम कौन सा कलर इंपार्ट करता है फ्लेम में, ब्लू कलर इंपार्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा एल्कली मेटल्स जो होते हैं बेटा दे शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑल्सो, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही मेटल के सरफेस पे जब सूटेबल एनर्जी
सूटेबल रेडिएशन जब इम्पार्ट करी जाती है या बम्बार्ड करी जाती है तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज हो जाता है। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि उतना तो आपको डालना ही पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो सके। जो आपका रुबीडियम और सीजियम होते हैं बेटा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ये आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा देते हैं, जिसकी वजह से फोटोवोल्टिक सेल के अंदर भी यूज होते हैं। चलिए अब बात करेंगे बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। क्योंकि साइज में बेटा ग्रुप 1 से ग्रुप 2 का साइज छोटा होता है ना, साइज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कम होता है, तो ग्रुप 1 का साइज बड़ा होता है और अल्कली मेटल एक पर्टिकुलर पीरियड में बेटा सबसे बड़े साइज के होते हैं। आयनाइजेशन ग्रुप 1 का सबसे कम होता है। ग्रुप 2 का साइज जो है वो ग्रुप 1 वालों से छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स they are comparatively harder than group 1 elements। ठीक है, इसके अलावा बेटा ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव comparatively higher melting point than group 1 elements। ग्रुप 2 वालों का जो बॉन्ड होता है, जो मेटालिक बॉन्ड होता है, वो कंपैरेटिवली यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होता है ग्रुप 1 के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से यहाँ पर बेटा क्या होता है, ये कंपैरेटिवली 1 वालों से हार्ड होते हैं। इसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ग्रुप 2 वालों का 1 से कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अब यहाँ पे भी अगर हम फ्लेम कलरेशन की बात करें, so beryllium and magnesium do not impart any color to the oxidizing flame। ऐसा क्यों होता है बेटा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स को जब हम हीट करते हैं तो ये कोई भी कलर फ्लेम में इंपार्ट नहीं करते हैं। कैल्शियम का क्रिम्सन, स्ट्रोंशियम का ब्रिक रेड और बेरियम का कौन सा होता है, एप्पल ग्रीन। सोचें और बताएं, वाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, ऐसा क्यों है, जल्दी से सोचें। कलर इंपार्ट करने के लिए हमें लूज इलेक्ट्रॉन चाहिए जो आसानी से खो सके, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से खो सके। चलिए कलर उल्टा लिखा था मैंने, यहां ब्रिक रेड है, यहां क्रिम्सन है। चलिए, सो बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर क्यों नहीं इंपार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज काफी छोटा होता है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है, तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे आर वेरी स्मॉल साइज। साइज छोटा होने की वजह से इन दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होता है। आयनाइजेशन एनर्जी हाई होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो काफी टाइटली होल्ड हो रखे होते हैं न्यूक्लियस से। फ्लेम इतना एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाता कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को लोअर लेवल से किसी हायर लेवल में एक्साइट करा पाए, जिसकी वजह से बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर इंपार्ट नहीं करते हैं। पर कैल्शियम या कैल्शियम के सॉल्ट्स को जब हीट करा जाता है, दे इंपार्ट ब्रिक रेड।
स्ट्रोंशियम के सॉल्ट्स को हीट करा जाता है तो क्रिम्सन, बेरियम के सॉल्ट्स को हीट करा जाता है एप्पल ग्रीन, और इसीलिए बेटा इनके जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो पटाखों में, क्रैकर्स में भी यूज होते हैं। तो आप देखते होगे जो ऊपर आसमान में आतिशबाजियां होती हैं, अलग अलग कलर्स आ रहे होते हैं, तो पटाखों के अंदर इनके सॉल्ट्स भी यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो केमिकल प्रॉपर्टीज पहले करेंगे अल्कली मेटल्स की, फिर करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। सो अगर हम ग्रुप 1 की ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, यानी ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जब इनको हम एयर में बर्न करते हैं, एयर में बर्न कर रहे हैं बट लिमिटेड एयर में, लिमिटेड एयर में, तो बेटा सारे के सारे रिएक्ट करके, सारे के सारे रिएक्ट करके आपको M2O टाइप की ऑक्साइड देते हैं, सारे के सारे, लिथियम Li2O, सोडियम Na2O, पोटेशियम K2O। बट ये तब है जब आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दे रहे होते हो, ऑक्सीजन बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है। बट जब हमारे पास एक्सेस ऑफ एयर होता है, जब हमारे पास एक्सेस ऑफ एयर होता है, तो लिथियम प्लस ऑक्सीजन तो बेटा Li2O बनता है, लिथियम प्लस ऑक्सीजन Li2O। सोडियम प्लस ऑक्सीजन बनता है बेटा Na2O2, क्या बनता है Na2O2। और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तो आपका क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, यानी पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। तो लिथियम बेटा नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम आपका क्या बनाता है, परऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम क्या बना रहे होते हैं, आपका सुपर ऑक्साइड बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं, सुपर ऑक्साइड बना रहे होते हैं। तो लिथियम हमें नॉर्मल ऑक्साइड देता है Li2O, 1 वैलेंसी के हिसाब से, नॉर्मल ऑक्साइड के हिसाब से। सोडियम हमें दे रहा होता है परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड बनता है O2 2- और Na+ क्रॉस करोगे Na2O2 आएगा। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बेटा आपका सुपर ऑक्साइड बना रहे होते हैं। सो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे केटायन का साइज बढ़ता जाता है, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनने का टेंडेंसी भी क्या करता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि बड़ा केटायन बड़े एनायन को ज्यादा बेटर स्टेबलाइज कर सकता है। सो डाउन द ग्रुप यानी अल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप आते हुए परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी क्या करती जाती है बेटा, इंक्रीज करती जाती है। और वो क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लार्जर केटायन स्टेबलाइजेस द लार्जर एनायन। अब अगर हम इन ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करें, यानी बेटा अगर हम M2O को पानी में डिसॉल्व करें तो हमें MOH हाइड्रोक्साइड मिलता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर परऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, परऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो MOH बनता है, साथ में H2O2 मिलता है, साथ में क्या मिलता है बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और अगर हम सुपर ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सुपर ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है, H2O2 मिलता है, और साथ में क्या मिल जाता है हमें बेटा, यहाँ पर O2 गैस भी मिलती है। साथ में यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। चलिए अब यहाँ पे बेटा हाइड्रोक्साइड से सवाल आता है, LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH। सो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम आ रहे हैं, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा होता है। डाउन द ग्रुप जब आप आते हो साइज बढ़ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड का कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है। और डाउन द ग्रुप आते जाते हैं तो यहाँ पर जो बेसिक कैरेक्टर होता है हाइड्रोक्साइड का,
वो क्या करता जाता है बेटा, इंक्रीज करता जाता है। यानी ये सबसे कम बेसिक होगी और ये आपकी सबसे ज्यादा बेसिक होगी। इसके अलावा बेटा इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी क्या करती जाती है आपकी, इंक्रीज करती जाती है। सो डाउन द ग्रुप आते हुए हाइड्रोक्साइड का कैरेक्टर जो होता है वो बेसिक होता जाता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, और पानी के अंदर इन हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। यहां तक नोट करें। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा हेलाइड्स की। तो जब एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 वाले हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सो आपका MX टाइप की हेलाइड बनती है, जैसे Na+Cl2 विल गिव यू NaCl, और पोटेशियम प्लस Cl2 विल गिव यू KCl। मेटल की रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होती है उतना फास्टर रिएक्शन होता है, मेटल की रिएक्टिविटी लो होती जाएगी तो आपको हीट ज्यादा करना पड़ता है। तो आपको MX टाइप का हेलाइड मिलता है, ये आयनिक हेलाइड्स होते हैं, बैलेंस करेंगे तो 2 और 2, ठीक है। पर लिथियम की जो हेलाइड होती हैं, लिथियम की जो हेलाइड्स होती हैं ज्यादातर आपकी बेटा कैसी होती हैं, कोवेलेंट हेलाइड्स बनाता है। कोवेलेंट हेलाइड्स क्यों बना रहा होता है, क्योंकि यहां पर कौन सा रूल लग रहा होता है आपका, फिजांस रूल। क्या लग रहा होता है, फिजांस रूल। पहली बात तो लिथियम अपने ग्रुप के अंदर एनोमलस बिहेवियर दिखा रहा होता है, इसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप वालों से मैच नहीं कर रही होती है, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है, आयनाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं इस पर। लिथियम की जो हेलाइड्स होती हैं वो आपकी ज्यादातर कोवेलेंट होती हैं एज पर फिजांस रूल, क्योंकि लिथियम प्लस का साइज बहुत छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा होती है, और इसकी हेलाइड्स आपकी कैसी होती जाती हैं बेटा, कोवेलेंट। उसमें भी अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं LiF, LiCl, LiBr और Li, जल्दी सोचें बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर किस साइड इंक्रीज होता जाएगा, smaller the size of cation, larger the size of anion, more is the covalent character. So lithium fluoride में सबसे कम एनायन का साइज बड़ा और कोवेलेंट कैरेक्टर, और सबसे ज्यादा बेटा कौन सा कोवेलेंट होगा यहाँ पर, लिथियम आयोडाइड। लिथियम फ्लोराइड सबसे कम कोवेलेंट होता है। इसके अलावा बेटा जो लिथियम फ्लोराइड होता है इसकी पानी के अंदर लो सॉल्युबिलिटी है, इट हैज लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और वो रीजन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी। यहां पर क्या होता है बेटा, लिथियम फ्लोराइड के अंदर लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब लैटिस एनर्जी जो होती है बेटा वो डिपेंड करती है चार्ज ऑन आयन पे, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z प्लस इंटू Z माइनस, यानी केटायन और एनायन के चार्ज का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड डिस्टेंस बिटवीन दी आयंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज तो +1 -1 ठीक है, पर होता है क्या, लिथियम और फ्लोरीन के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, क्योंकि छोटा केटायन है, छोटा एनायन है। डिस्टेंस कम होने की वजह से लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो पानी के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि पानी में डिसॉल्व करने के लिए बेटा लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से LiF का सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा हेलाइड्स में ही एक और सवाल आता है बेटा आपका, एक और सवाल आता है सीजियम आयोडाइड का,
कि सीजियम आयोडाइड की भी पानी के अंदर लो सॉल्युबिलिटी होती है. दिस ऑल्सो हैज लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर. यहां पे रीजन सोचें क्यों पानी के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी बेटा कम होगी. बड़ा केटायन बड़ा एनायन, तो यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी. हाइड्रेशन एनर्जी कम, क्योंकि केटायन भी बड़ा है सीजियम प्लस, एनायन भी बड़ा है आई माइनस. जितना बड़ा आयन होगा हाइड्रेशन उतना कम होता है, और अगर हाइड्रेशन कम होगा तो पानी में भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी. तो ये सवाल आ जाते हैं कि लिथियम की हेलाइड्स का कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ, इंक्रीजिंग. ठीक है, वाई लिथियम फ्लोराइड इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, वाई सीजियम आयोडाइड इज लेस सोल्यूबल इन वाटर. तो इन रीजंस को ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स के. सो जो ग्रुप 1 के डाउन दी ग्रुप 1 कार्बोनेट्स, यानी ग्रुप 1 कार्बोनेट्स में एंड बाई कार्बोनेट्स में, जैसे जैसे हम ग्रुप 1 कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स में नीचे जाते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती जाती है बेटा, इनकी इंक्रीज करती जाती है. थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है, जिससे सोडियम कार्बोनेट आसानी से डिकम्पोज नहीं होता. बट वही अगर मैं लिथियम कार्बोनेट लूं तो लिथियम कार्बोनेट आसानी से डिकम्पोज हो जाता है और हमें दे देता है Li2O और क्या दे देता है, CO2. सो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, पर लिथियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी काफी कम होती है. ये आसानी से डिकम्पोज हो जाता है इनटू Li2O प्लस CO2, पर बाकी एल्कली मेटल कार्बोनेट्स आसानी से डिकम्पोज नहीं होते. इसके अलावा बेटा लिथियम बाई कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म. ये सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करता. लिथियम बाई कार्बोनेट आपका सोल्यूशन फॉर्म में मिलता है, और ग्रुप 1 के बाई कार्बोनेट्स में सिर्फ यही होता है जो हमें सोल्यूशन की फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता. बाकी सारे आपको सॉलिड फॉर्म, जैसे बेकिंग सोडा NaHCO3 सॉलिड फॉर्म में मिलता है, पोटेशियम बाई कार्बोनेट, सो वो सब सॉलिड में मिलते हैं, ये नहीं मिलता. चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं बेटा सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया. सो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं ये काफी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं. दे एक्ट एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और इनका जब हम सोल्यूशन बनाते हैं लिक्विड अमोनिया के अंदर, तो जब एल्कली मेटल्स को अमोनिया में डिसॉल्व करा जाता है, सो यहां पर बनता है बेटा MnH3 होल X प्लस एंड EnH3 होल Y माइनस. इस चीज को बुलाया जाता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. क्या बुलाया जाता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. सो जो एल्कली मेटल का सोल्यूशन होता है बेटा लिक्विड अमोनिया के अंदर, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही होता है जो इस सोल्यूशन को क्या कलर इम्पार्ट करता है, ब्लू कलरेशन. जो सोल्यूशन की ब्लू कलरेशन आती है वो किसकी वजह से आती है, बिकॉज ऑफ दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. और ये जो ब्लू कलर्ड सोल्यूशन होता है ये आपका कैसा होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है. कैसा होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है. तो जब हम एल्कली मेटल्स को अमोनिया के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आपका मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वजह से सोल्यूशन का कलर ब्लू आता है. इसके अलावा सोल्यूशन का नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है. पर अगर बेटा सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ऑन कॉन्सेंट्रेशन अबव 3 मोलर,
अगर सोल्यूशन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो, कॉन्सेंट्रेशन अगर 3 मोलर से अबव हो जाती है, सो द कलर ऑफ सॉल्यूशन, द कलर ऑफ सॉल्यूशन changes to bronze colored and becomes diamagnetic. अगर सोल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं हम, तो बेटा सोल्यूशन का कलर ब्लू से किस में चेंज हो जाता है? ब्रॉन्ज कलर में। और जो सोल्यूशन होता है वो पैरा से फिर किस में चेंज हो जाता है? डायामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर सवाल आ जाता है कि जो ब्लू कलरेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन में ब्लू कलरेशन है, वो किसकी वजह से आती है? तो ब्लू कलरेशन किसकी वजह से आती है बेटा? बिकॉज ऑफ द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अगर सवाल आता है कि जो ब्लू कलर वाला सोल्यूशन होता है उसका नेचर कैसा होता है, सो दैट इज पैरामैग्नेटिक। ब्रॉन्ज कलर वाले सोल्यूशन का नेचर कैसा होता है? डायामैग्नेटिक होता है। और मेटल यानी जैसे हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डिसॉल्व करते हैं तो ये बहुत अच्छे आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करते हैं, जैसे कि आपका बर्च रिडक्शन वहां पर यूज होता है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया रिडक्शन कैरी आउट कराने के लिए यूज होते हैं। यहां तक नोट करें। चलिए, सो नेक्स्ट बात करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स का। सो अगर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कंपेयर करें कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो देखो लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं साइज घट रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आयनाइजेशन बढ़ जाता है। सो जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स, they are generally less reactive. Group 2 elements are less reactive than group 1 elements. So group 2 के elements वैसे भी बेटा group 1 से comparatively less reactive होते हैं, और ये जब ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, सो बेरिलियम की जो ऑक्साइड होती है, बेरिलियम ऑक्साइड एक तो बेटा कैसी होती है? कोवलेंट होती है। इसके अलावा बेरिलियम की जो ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है? एम्फोटेरिक होती है। पर बाकी जो एलिमेंट्स है ग्रुप 2 के, ठीक है, यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये आपकी कैसी ऑक्साइड बनाते हैं बेटा? MO टाइप ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड बेसिक होती है, इसके अलावा कैसी होती है बेटा? आयनिक होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस O2 विल गिव MgO। फिर इन मेटल ऑक्साइड को जब हम बेटा वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या मिल जाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करा तो हमें क्या मिल गया बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर हम ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, ग्रुप 2 की हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, यानी BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH whole twice, SrOH whole twice and BaOH whole twice. So down the group अगर हम जाते जाएंगे बेटा इन हाइड्रोक्साइड्स में, अगेन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर क्या करता जाता है? इन हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज करता जाता है। यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होती है, हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होती है।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा बेसिक हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हुआ, स्ट्रोंशियम और हुआ, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा आपका? बेरियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक होता है। सो बेसिक कैरेक्टर आपका क्या करता जाएगा बेटा? इंक्रीज करता जाएगा। इसके अलावा बेसिक कैरेक्टर के अलावा बेटा सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या करती जाती है? इन हाइड्रोक्साइड्स की इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या करती जाती है? इंक्रीज करती जाती है। बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, पानी के अंदर इन हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा सोल्यूबल होता है पानी में, तो ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड में भी नीचे आते हुए सॉल्युबिलिटी बढ़ती है पानी में। ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड में भी, दोनों की हाइड्रोक्साइड 1 की हो चाहे 2 की हो, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, पानी में सॉल्युबिलिटी दोनों की ग्रुप 1 और 2 हाइड्रोक्साइड की क्या करती है बेटा? इंक्रीज करती है। इसके अलावा बेटा इन हाइड्रोक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हेलाइड्स की। अगर हम हेलाइड्स की बात करें तो जो बेरिलियम होता है वो कैसी हेलाइड्स बनाएगा बेटा? कोवलेंट हेलाइड्स। बेरिलियम फॉर्म्स कोवलेंट हेलाइड्स, जबकि बाकी एलिमेंट्स जो होते हैं, अदर एलिमेंट्स, वो कैसी हेलाइड्स बनाते हैं बेटा? आयनिक हेलाइड्स बनाते हैं। कैसी हेलाइड्स बनाते हैं? आयनिक। अगेन बेरिलियम का साइज छोटा होता है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, उसकी हेलाइड्स कैसी होती हैं आपकी? कोवलेंट होती हैं। अब बेरिलियम की वेरी कॉमन हेलाइड इफ आई टॉक अबाउट इज BeCl2। एक तो बेटा ये हेलाइड कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, कोवलेंट होती है। और ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बेटा? BeCl2 एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बेटा? ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, BeCl2 इस तरह से चलता जाता है, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म होती है। इस पॉलीमेरिक फॉर्म को जब हम हीट करते हैं, सो नॉर्मली बेटा BeCl2 जो आपको एग्जिस्ट मिलता है वो कौन सी फॉर्म में मिलता है? पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है। जब हम हीट करते हैं तो ये हमें कौन सी फॉर्म में मिलता है बेटा? डाइमेरिक फॉर्म में मिलता है। हीट करने पर ये आपको कौन सी फॉर्म में मिलता है? डाइमेरिक फॉर्म में मिलता है। डाइमेरिक समझ आता है जब दो ही यूनिट्स जुड़ी हुई हैं, BeCl2 डाइमेरिक फॉर्म में मिलता है। और फर्दर हीट करने पर, यानी जब हम इसको और स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं नियर अबाउट 1200 केल्विन पर, तो ये आपको कौन सी फॉर्म में मिलता है बेटा? मोनोमेरिक फॉर्म में। तभी आपको कौन सी फॉर्म में मिलता है? मोनोमेरिक फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा ग्रुप 2 की हेलाइड्स में ही बात करूं तो डाउन द ग्रुप 2 टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेटेड क्लोराइड्स। हाइड्रेटेड क्लोराइड्स क्या करता जाता है बेटा? डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ही क्या करती जाती है? डिक्रीज करती जाती है। जैसे आपका कैल्शियम क्लोराइड .8H2 होता है, बट वहीं बेरियम क्लोराइड कैसा होता है बेटा? 2H2O होता है। हाइड्रेशन कम होता जाता है, केटायन का साइज बढ़ता जाता है। हाइड्रेशन कम हो जाता है तो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेटेड हेलाइड्स भी क्या करता जाता है बेटा? डिक्रीज करता जाता है। सॉरी। इसके अलावा क्वेश्चन आता है, बेरिलियम की ही अगर हम हेलाइड्स लें और आपसे पूछा जाए बेटा BeF2 और BeCl2 में बताओ कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सोचें बेटा, अगर मैं ग्रुप
टू की ही, बेरिलियम की ही फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स में सॉल्युबिलिटी कंपेयर करूं, है ना, BeF2 BeCl2 या MgF2 MgCl2 CaF2 एंड CaCl2, अगर मैं फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स में सॉल्युबिलिटी कंपेयर कर रही हूं तो लॉजिकली सोचे बेटा केटायन तो ठीक है, एनायन का साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन बढ़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन केटायन एनायन बढ़ने से क्या होगा बेटा, लैटिस एनर्जी यहां पर हाई है, यहां पर लैटिस एनर्जी क्या है बेटा, लो है, जिसकी वजह से पानी में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोराइड्स की। तो अगर हम सेम मेटल की फ्लोराइड और क्लोराइड कंपेयर कर रहे हैं तो क्लोराइड्स की पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी लैटिस एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है, लैटिस एनर्जी कम होती है। इसके अलावा अगर हम ग्रुप 2 की फ्लोराइड्स में, ग्रुप 2 की फ्लोराइड्स में जाएं यानी BeF2 MgF2 CaF2 SrF2 एंड BaF2, तो फ्लोराइड्स में बेटा जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये ऑर्डर्स याद रखने हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या करता जाता है बेटा, आपका डिक्रीज करता जाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती जाती है, आपकी डिक्रीज होती जाती है। सो ग्रुप 2 की फ्लोराइड्स, अभी जब हम सारे ट्रेंड्स कर लेंगे तो आपको एक शॉर्टकट बता दूंगी याद करने का, बट ग्रुप 2 की फ्लोराइड्स में अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती जाती है बेटा, कम होती जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बेटा सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स में कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो जो ग्रुप 2 के बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये सारे के सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे ऑल एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन फॉर्म। बट जो ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स होते हैं दे ऑल एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। किस में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहां पर सवाल आता है ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स का, ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स का लिख लेते हैं फॉर्मूला बेटा, BeCO3 MgCO3 CaCO3 SrCO3 और क्या हो जाएगा BaCO3। डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं बेटा ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स में, किस में आते हैं, कार्बोनेट्स में सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या करती जाती है बेटा, डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या करती जाती है, डिक्रीज। इतना याद रखना खाली, ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड और 2 के हाइड्रोक्साइड, यानी हाइड्रोक्साइड्स में नीचे आते हुए बेटा सॉल्युबिलिटी बढ़ती है पर कार्बोनेट्स में घटेगी, सल्फेट्स में भी घटती है, फ्लोराइड्स में भी घटती है। सो नीचे आते हुए आपकी पानी के अंदर इन कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है बेटा, कम होती जाती है। इसके अलावा हीट की तरफ स्टेबिलिटी यानी थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती जाती है बेटा, इंक्रीज करती जाती है। हीट की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से इनको तोड़ने में अब टाइम लगता है। सो डीकॉम्पोजिशन टेम्परेचर क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। बेरिलियम कार्बोनेट का तो डीकॉम्पोजिशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसका डीकॉम्पोजिशन टेम्परेचर इज वेरी लो, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। बेरिलियम कार्बोनेट को तो रखना ही पड़ता है हमें बेटा, इट इज केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, क्योंकि बेरिलियम कार्बोनेट हीट पर, बहुत कम हीटिंग पर ही किस में टूट जाता है बेटा, BeO+ CO2 में।
तो इसको CO2 के ही एटमॉस्फेयर में रखा जाता है ताकि ये वापस कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो जाए, BeCO3 में कन्वर्ट हो जाए। मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आपसे कोई पूछे कि किसका डीकॉम्पोजिशन टेम्परेचर ज्यादा है या किसको ज्यादा हीटिंग देनी पड़ेगी, तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, इसको तोड़ने में मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सॉरी। सो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaO प्लस CO2। ठीक है। सो डाउन द ग्रुप आते हुए डीकॉम्पोजिशन टेम्परेचर इन कार्बोनेट्स का क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सल्फेट्स की, तो यहां पे भी सॉल्युबिलिटी पर ही सवाल आता है। चलिए, सो ग्रुप 2 के अगर हम सल्फेट्स की बात करें, यानी BeSO4, NgSO4, CaSO4, SrSO4 एंड बेरियम सल्फेट। सो सल्फेट्स में भी बेटा नीचे आते टाइम, सल्फेट्स में नीचे आते टाइम सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। और बेरियम सल्फेट तो पानी के अंदर ना के बराबर सोल्यूबल होता है। बेरियम सल्फेट तो आपका कैसा होता है बेटा, वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है। सो डाउन द ग्रुप आते हुए ग्रुप 2 की कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है, फ्लोराइड्स की सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। बस हाइड्रोक्साइड में याद रखना सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा लिथियम की एनोमलस प्रॉपर्टीज की, कि क्यों लिथियम अपने ग्रुप से प्रॉपर्टीज अलग दिखाता है। सो मेन रीजन ये होते हैं कि लिथियम का अपने ग्रुप में साइज सबसे छोटा, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इसके अलावा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। यहां पर d ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं, साइज यहां पर छोटा होता है। इसके अलावा लिथियम जो होता है, लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद, किसके साथ दिखाता है बेटा, ये मैग्नीशियम के साथ दिखाता है। तो लिथियम के केस में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 वालों खुद के मेंबर से मैच नहीं करती, सोडियम से नहीं, पोटेशियम से नहीं, रुबीडियम से नहीं, सीजियम से नहीं, इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा किससे मैच करती है, मैग्नीशियम से। और वो इसीलिए करती है बिकॉज ऑफ सिमिलर आयनिक पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। जो यहाँ पर चार्ज बाय साइज रेशियो आता है लिथियम और मैग्नीशियम का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर आता है, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज आपस में ज्यादा मैच करती है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज बेटा अपने ग्रुप वालों से डिफरेंट होती है। तो पहला है कि अपने ग्रुप में खाली लिथियम ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम परऑक्साइड बनाता था, बाकी मेंबर्स क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसके अलावा बेटा और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO नॉर्मल, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। इसके अलावा लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, और मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है बेटा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देता है। जबकि ग्रुप 1 के अंदर और कोई अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बेटा नाइट्राइड नहीं बना पाता, पर ये बना लेता है, क्योंकि इसका किससे डायगोनली रिश्ता है, मैग्नीशियम से है। इसके अलावा बेटा लिथियम कार्बोनेट जो होता है वो हीट की तरफ अनस्टेबल होता है, ये किसमें टूट जाता है, Li2O प्लस CO2,
जबकि बाकी अल्कली मेटल कार्बोनेट्स नहीं टूटते। जैसे सोडियम कार्बोनेट हीट करोगे आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, तो Li2CO3 डिकम्पोज हो जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज हो जाता है। इसके अलावा बेटा लिथियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है Li2O प्लस NO2 प्लस O2। जबकि अगर मैं ग्रुप 1 के कोई और मेटल नाइट्रेट लूं, जैसे NaNO3 लिया, तो ये हीट करके आपको देता है NaNO2 प्लस O2 प्लस क्या मिलता है O2। तो बाकी मेटल नाइट्रेट्स ग्रुप 1 के नहीं टूटते, वहां ब्राउन गैस नहीं मिलती है। पर लिथियम नाइट्रेट क्योंकि किससे डायगोनल रिश्ता दिखा रहा था बेटा, मैग्नीशियम से, तो इन दोनों की हीटिंग रिएक्शन सेम होती है। इन दोनों की हीटिंग रिएक्शन कैसी होती है बेटा, सेम होती है। तो लिथियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट हीटिंग पर सेम रिएक्शन शो कर रहे होते हैं, जबकि ग्रुप 1 के बाकी मेटल नाइट्रेट्स हीट करने पे मेटल नाइट्राइट देते हैं और कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो लिथियम की ज्यादा प्रॉपर्टीज देखा गया किससे मैच होती हैं, मैग्नीशियम से रादर देन खुद के एलिमेंट से, और डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा होता है मैग्नीशियम से। तो जो मेन रीजन है एनॉमलस बिहेवियर का वो यही है कि स्मॉल साइज है, हाई आयनाइजेशन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वेकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम। तो मेन तो वही रीजन होगा बेरिलियम के केस में भी, अपने ग्रुप में इसका साइज सबसे छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बेटा अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा, अपने ग्रुप में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। ठीक है, जैसे लिथियम की अपने ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लिथियम हार्ड होता है जबकि बाकी और अल्कली मेटल सॉफ्ट होते जाते हैं। लिथियम के कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं, और ऐसे ही बेरिलियम के केस में भी यही होता है, स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से बेटा बेरिलियम मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी दिखाता है, 4, जबकि अदर मेंबर्स, जबकि बाकी मेंबर्स जो होते हैं दे कैन शो कोवैलेंसी मोर देन 4। बाकी मेंबर्स पे डी ऑर्बिटल होता है जिसकी वजह से वो कोवैलेंसी 4 से ज्यादा दिखा देते हैं। इसके अलावा बेटा अगेन बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। बेरिलियम की ऑक्साइड भी जो होती है, तो बेरिलियम जो होता है इसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज किससे मैच करती हैं, ये भी बेटा डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। सो बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद किसके साथ दिखाता है ये बेटा जी, एल्यूमिनियम के साथ दिखाता है। किसके साथ दिखाता है, एल्यूमिनियम के साथ दिखाता है। और इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा किससे मैच करती हैं, एल्यूमिनियम से मैच करती हैं। जैसे कि बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दोनों ही कैसी ऑक्साइड्स होती है बेटा, एम्फोटेरिक, दोनों ही कैसी होती हैं, एम्फोटेरिक। इसके अलावा बेरिलियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, दोनों ही कैसे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। दोनों ही कैसे कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। वेपर फेज में दोनों ही कैसी बना रही होती हैं, डाइमेरिक हैलाइड्स होती है, दोनों के दोनों डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा दोनों के दोनों बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, दोनों की टेंडेंसी होती है बेटा कॉम्प्लेक्स बनाने की। दे बोथ हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। दोनों के ऊपर एसिड का कोई असर नहीं होता क्योंकि दोनों के ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है। तो बेरिलियम की प्रॉपर्टी ज्यादा मैच करती है एल्यूमिनियम के साथ, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि बेरिलियम भी अपने ग्रुप में क्या शो करता है, एनोमलस बिहेवियर शो करता है। खुद के एलिमेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है, ज्यादा किससे सिमिलर शो करता है, डायगोनल वाले एल्यूमिनियम से। ठीक है, चलिए
सो चैप्टर या मतलब अगर मैं बात करूँ ख़त्म करने से पहले अगर हम बात करें तो बेटा जो छोटे छोटे टॉपिक है जो बिल्कुल थियोरेटिकल हैं वो आपका आ जाता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप 1 में है सोडियम पोटाशियम का, और ग्रुप 2 के अंदर है आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम का। ठीक है कि सोडियम पोटाशियम हमारे बॉडी के अंदर सोडियम पोटाशियम पंप की फॉर्म में यूज हो रहे होते हैं और आपका उसी के ऊपर आता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है, कैल्शियम हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बॉडी के अंदर, बोन्स में प्रेजेंट होता है, टीथ में प्रेजेंट होता है। तो वो सारी चीजें आपकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हैं। इसके अलावा कंपाउंड्स जो हैं बेटा वो इस चैप्टर में आपके सोडियम के, या आप एनसीईआरटी से भी कर लोगे तो हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रिएक्शन ही रिएक्शन है। सो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है बेटा सोडियम के। तो सोडियम के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है वो है NaCl, NaOH, इसके अलावा वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O और बेकिंग सोडा विच इज NaHCO3। इसको आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम में आ जाता है बेटा क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, और आ जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O और सीमेंट। तो ये आप एनसीईआरटी से भी कर लोगे तो हो जाएगा। मेन यहाँ पर जो आपके सवाल आते हैं वो ट्रेंड से आते हैं, कार्बोनेट्स के, सल्फेट्स के, पानी में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ, डीकॉम्पोजिशन टेम्परेचर का ऑर्डर बताओ, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो मेन चीजें आपको सारी करा दी हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।